नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथिक एनलाइटन में। तो मेरे पास मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखकर बहुत सारे लोग मुझसे संपर्क करते हैं अपने इलाज के लिए। उनमें एक आम जनता भी होती है और बहुत सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी होते हैं जो अपनी बीमारी का समाधान मुझसे कराना चाहते हैं। तो उसी तरह ये जो मैं अब केस प्रेजेंट करूंगा ये भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर का केस है जिसने फ़ोन पर मेरे से दवाई जानने की इच्छा जाहिर की। ये मेरे को पहले किसी सेमिनार के माध्यम से जानती है और मेरे YouTube के वीडियोस ये बहुत देखकर काफ़ी कुछ सीख गई है। तो इसलिए इसके दिल में मेरे प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। तो इसने जो ये केस मुझको दिया तो उसकी जो रिकॉर्डिंग मेरे पास थी तो मैंने इसको अपलोड अब करूँगा। तो ये पेशेंट की मर्जी से होता है और मैं इस टेलीफोनिक रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ ताकि पेशेंट की परमिशन मिलने के बावजूद भी किसी भी प्रकार से उसकी जो आइडेंटिटी है, जो प्राइवेसी है, वो ना डिस्टर्ब हो। तो मैं इसलिए उसके नाम, उसकी जगह का नाम और बहुत सारा जो कुछ भी ऐसा सीक्रेट है, जो प्राइवेट है, उसको रिमूव कर देता हूँ ताकि व्यूअर्स के पास केवल केस पहुँचे जिससे उसको सिखाया जा सके। तो मेरा उद्देश्य सिखाना होता है, ना कि किसी की प्राइवेसी को एक्सपोज करना होता है। तो अभी मैं यहाँ पर आगे पेशेंट की आवाज़ को आपको सुनवाता हूँ कि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं खुद किसी केस को लिखकर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करता हूँ तो आपके पास रोगी की वो एग्जैक्ट फीलिंग नहीं पहुँच पाती हैं जिससे आप समझ सको कि मैंने पेशेंट की किस फीलिंग को किस रूब्रिक में बदला। तो इसलिए ये एक आइडिया मेरे को लगा अच्छा है ताकि मैं टेलीफोनिक रिकॉर्ड को आपके साथ शेयर कर सकूं। फिर मैंने कौन से रूब्रिक लिए वो आपको बता सकूं और फिर उन रूब्रिक्स को एक्सप्लेन करके समझा सकूं कि मैं ये रूब्रिक इसलिए लिए और आगे आने वाले जो भी केस हैं उनमें आप इन रूब्रिकों का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हो। तो ये मेरा उद्देश्य है। तो मुझे उम्मीद है पूरी तरह से, जैसे हमेशा होती है, कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को होम्योपैथी सिखाने में सफल होगा। तो अब मैं पेशेंट की आवाज को आपको सुनवाता हूँ। आवाज सुन के, क्योंकि मैंने YouTube पे आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, मैं बहुत इंस्पिरेशन होती हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है पहली बात कि मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ तो आधी तकलीफ मेरे कम हो गई। अच्छा, ऐसे? हाँ सर, जो एक्चुअली मुझे खुद के बारे में कंसल्ट करना था। सर एक्चुअली कॉन्फिडेंस बहुत कम है। मैंने इस साल से अपनी क्लिनिक डाली है, अभी प्रैक्टिस चालू किया है मैंने। हाँ। और लेकिन घर में ही थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता तो मैं बहुत लो फील करती हूँ सर। अच्छा। और हाँ, और पब्लिक अपीयरेंस में सर मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होता है। मतलब मुझे बहुत थोड़ा सा भी लोग आ जाते हैं तो मुझे बहुत नर्वस फील होने लगता है सर खुद को लेके। मुझे लगता है कि वो सारे सिम्टम्स मेरे चले जाए तो अच्छा है। अच्छा, हाँ सर। मतलब वो चले जाए, मतलब शुरू से लगता हुआ ऐसा तो फिर आपको? हाँ सर, तो ये मेरा स्वभाव ही है, ये मेरा नेचर ही है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि नहीं कॉन्फिडेंस है मेरे में, पर मैं इतनी ज्यादा एप्रीहेंसिव क्यों हो जाती हूँ। तो ऐसा लगता है कि ये चीजें सर मैं एक्चुअली बहुत अवेयर हो जाती हूँ ये सब चीजों को। मतलब मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ मैं नर्वस हो रही हूँ, लेकिन उसको कंट्रोल करना नहीं आता सर मुझे कि हाँ ठीक है मैं क्यों नर्वस हो रही हूँ ऐसे। अच्छा अच्छा। हाँ सर, मतलब नर्वस कर नहीं पाती हो तो कंट्रोल कर नहीं पाती हो? हाँ सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं या मैं प्रॉपर नहीं हूँ या मैं कुछ बिहेव प्रॉपर नहीं कर रही हूँ। मतलब बड़ा स्टूपिड सा ऐसे मुझे ख्याल आने लगते हैं सर। और घर में तो मतलब सिचुएशन ऐसा है कि मैं एक्चुअली और अभी अपने में मतलब अपनी
क्या बोलते हैं, शादी के बाद में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन फैमिली में रहता है, मतलब बहुत ज्यादा एजुकेटेड फैमिली नहीं है मेरी। मेरे हस्बैंड खुद रेडियोलॉजिस्ट हैं, MBBS करके जो उन्होंने रेडियोलॉजी लिया है, खुद का सेंटर डाला है। तो पास में मेरा क्लिनिक डाल के दिया है। एज ए प्रोफेशनल मुझे इतना कुछ दबाव नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लगता है। मुझे लगता है कि मतलब मुझे खुद को मतलब आगे कुछ उनको भी हेल्प करना चाहिए। लाइक 1-1.5 साल हो गया मैं प्रैक्टिस में बैठी हूँ, बट मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो लगता है सर। मतलब मरीज सही नहीं कर पाती, ये कह रही है? हाँ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर कि मैं मतलब मुझे भी इसमें थोड़ा फील्ड में थोड़ा टाइम देना चाहिए। इससे ज्यादा मुझे मतलब क्लिनिक फील्ड से ज्यादा मुझे घर पे ज्यादा मतलब तकलीफ ज्यादा होती है सर। एक्चुअली मतलब थोड़ा सा माहौल, मतलब घर में सिचुएशन थोड़ा यहाँ हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। क्योंकि सर मैं अपने घर की कंडीशन बताती हूँ कि शादी हो गई, 5 साल हो गया मुझे। तो 5 साल के बाद में फिर 1 साल में ही मेरी प्रेगनेंसी प्लान हो गई। और उसके बाद में फिर 2-2.5 साल के बाद में सेकंड बेबी प्लान हुई मेरी। दोनों भी बेबियां हैं, तो दोनों भी अब तक स्कूल जाती हैं। लेकिन घर में कैसा है कि मेरे जो हस्बैंड है वो इकलौते हैं, मतलब भाई ऐसे कोई नहीं है। तो थोड़ा सा रिजर्व फैमिली है। मेरे फादर इन लॉ जो है वो MP में थे, अब रिटायर हो चुके हैं। फिलहाल जैसे गाँव आना जाना उनका रहता है। मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है, तो मतलब मेरी सासू माँ, और मेरे पे ही रहती है मतलब। लेकिन थोड़ा सा उनका नेचर तो मुझे थोड़ा तकलीफ हो जाती है। मतलब उनका स्वभाव थोड़ा सा मतलब मुझे नहीं भाता है सर उनका स्वभाव। मैं समझती हूँ कि वो अपने। हाँ सर, क्या कहती हूँ आपसे? सर एक्चुअली शुरुआती दिनों में तो बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो गई थी। मैं मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बचपन में ऐसे भी तो मैं जैसे कोई कुछ मुझे बोल दे तो मैं सुन के रो लेती थी, तकलीफ अंदर होती थी, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी सर। मैं रो लेती थी 2-3 दिन, थोड़ा सा मूड अच्छे से रहता था, लेकिन बात करने की सामने वाले की इच्छा नहीं होती थी। ये मैं चीजें अपनी जानती थी। यहाँ पे ससुराल में भी आने के बाद में मुझे वो चीज बहुत ज्यादा प्रेशराइज लगा। मतलब वो कुछ न कुछ वजह से कभी जो सास बहू में सर छोटी मोटी जो बातें होती रहती हैं कि ये नहीं बनाया, वैसा नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। इसमें उनका थोड़ा सा मतलब सर मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे ही नहीं लगता है कि ये सब चीजें बोलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अटपटा उनका बिहेवियर है सर। तो वो सब चीजें मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये फिर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो सर एजुकेटेड फैमिली है। मतलब मेरी मॉम की जो फैमिली है, मतलब मेरे पापा डॉक्टर हैं, हमारी फैमिली में ऑलमोस्ट एजुकेटेड ही है। तो वो कैसे इमोशनली इतना ज्यादा ये नहीं है, और यहाँ पे कैसे इमोशनली बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल कम सोचते हैं। तो मैं दोनों चीजों में पढ़ के फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मतलब किसका है कि मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा मैं अपसेट हो जाती थी। तो यहाँ पे मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ससुराल में तो कहते हैं ना कि मेरी मम्मी की जितनी भी फैमिलीज है ना सब ज्यादातर गाँव में रहते हैं। मेरे पापा की तरफ से फैमिलियाँ सब गाँव में रहती हैं। अब इनकी कोई मदद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी चीजें किसी से शेयर करूँ, मुझे शेयर करने वाला बंदा कोई मिलता नहीं है सर। और फ्रेंड भी मैं बहुत कम बनाती हूँ सर, मतलब मैं बहुत रिजर्व काइंड ऑफ हूँ। और अभी तो पता नहीं कैसे आपसे फटाफट बोल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप समझ रहे होंगे। इसलिए मैं तो इतना ज्यादा सुन के किसी से बोल नहीं पाती हूँ सर। ठीक है, तुमने दवाइयाँ खुद तो खाई होंगी? नहीं, मैंने खुद से सर कोई दवाइयाँ लेती नहीं हूँ मैं सर। इतने दिनों में कोई दवाई खाई नहीं आपने? नहीं सर, मतलब मुझे ऐसा लगता, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं एकदम डिप्रेस हो गई हूँ, मुझे एकदम ऐसे कुछ भी ख्याल आ रहे हैं, मैं आपको संभाल नहीं सकती। बेसिकली मेरे घर में 2 बच्चियां हैं, तो मुझे ऐसे कोई कदम उठानी भी नहीं है, और ऐसे हटके से सोचना भी नहीं है। बस मुझे अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना है सर, कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सही हो, इतना ज्यादा मुझे एंजाइटी फील नहीं हो। अगर सामने वाला बंदा मुझे कुछ बोल रहा है तो मैं अपने आप को उसकी वजह से मैं अपने आप को क्यों ये कर लूँ, मतलब इतना ज्यादा क्यों टेंस कर लूँ। तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी अगर लड़ाइयाँ भी हो जाती है सर ना, तो मैं बहुत ज्यादा सोचते रहती हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ, और किसी चीज में से मेरा ध्यान भी नहीं लगता है। तो ये सब चीजें मैं समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ, क्यों होता है ऐसे, लेकिन फिर बहुत कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता सर। कैसे मैं मॉम और मतलब मेरी मॉम और पापा की जो उनका मतलब से जमता नहीं है, मतलब मेरे फादर इन लॉ और मेरी मॉम का उनका भी मतलब वो लोग ज्यादातर बात ही नहीं करते। मतलब मॉम बहुत ज्यादा ऐसे उल्टा सब बोल देती है, मतलब तो और पापा को पता है कि अरे कौन, मतलब पापा मुझे ऐसे बोलते हैं
कि अभी अपना मुंह क्यों गंदा करना, समाज में रहना है, वो बहुत उल्टा बोल देते हैं, अपनी इज्जत प्यारी है, मतलब इस तरीके से वो बहुत ज्यादा उल्टा हो जाती है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मैं चुप रहूँ तो अच्छा है सर, लेकिन फिर मुझे चुप रहना, मेरी फीलिंग को अंदर दबाना, फिर वो मुझे और अंदर अंदर बहुत तकलीफ हो जाती है। तो ऐसा, तो वो दोनों तो आपस में बात ही नहीं करते। जैसा मतलब हमारे घर में माहौल ऐसा है कि वो दोनों आपस में बहुत कम बात करते हैं। एक आधा 2 साल हो जाता है उन दोनों आपस में बातें ही नहीं करते। और जो मेरे हस्बैंड है उनका मतलब वो भले ही एजुकेटेड है, बहुत ओपन माइंडेड नहीं है, वो बहुत रिजर्व काइंड ऑफ है, बहुत सुपरस्टिशियस है उनका नेचर, क्योंकि मॉम भी वैसी है। तो जैसे वो सब जादू टोना ये सब चीजों में बिलीव करते हैं वो, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम ओपन माइंडेड नहीं है सर वो, ऐसा। तो प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे कि चलो ठीक है मॉम का ऐसा नेचर है, तुम्हारा ऐसा नेचर है, तुम अपना 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 देखो। कभी मैं ये सुनने के लिए मैं तरस जाती हूँ कि ठीक है ना, तुम दोनों में कभी मैनिपुलेटिव हो कि हम दोनों का हैंडल कर सकते हो, प्रॉब्लम यही है सर। मेन प्रॉब्लम सर शादी के बाद से सबसे पहले यही शुरू हुआ था। उनको ऐसा था कि मॉम भी हर जगह सही है, ऐसा है वैसा है, और मैं ये ज्यादा फील करती थी कि नहीं, तुमको मैं मॉम से लड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, या तुम्हारी मॉम को मैं नेगेटिव कर दो, तुम उनके सामने मेरे सामने कुछ बोल दो, भला बुरा बोल दो तो मुझे सुकून होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट मैं करेक्ट हूँ, तुम उसको एक्सेप्ट तो करो। सर यही मेरी बेसिक प्रॉब्लम है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे समझते नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। वो नहीं समझते तो मतलब तुम्हें खुद अपने को बदलना है, तो ये लोचने लगा हुआ है कि मैं खुद बदल जाऊँ। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं इतने दिन तक डिपेंडेंट हूँ उनके ऊपर, मतलब दूसरे के थॉट के ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे की खुशी, अगर वो खुश है बंदा तो मैं खुश हूँ, अगर वो मतलब दुखी हो गया तो मैं भी दुखी हो गई। तो मुझे अब ये चीजें मुझे थोड़ा डिटैच करना है सर, मुझे अपने आप को मतलब इमोशनली नहीं डिटैच करना है, लेकिन मतलब मैं खुद को संभाल लूँ ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं संभाल नहीं पाती हूँ सर, पता नहीं क्यों। और मेरी मेडिसिन सर, मुझे पहले ना फिशर हुए थे, ब्लीडिंग भी होती थी मुझे, तो उसके लिए मैं तो वहां से मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया था, बंद तो हो गया, बट फिशर पूरी तरीके से वो तो नहीं जाएगा, मतलब वो ब्लीडिंग तो नहीं हुई सर, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम मुझे होता रहता है सर। मैं वो समझती हूँ कि बहुत ज्यादा सप्रेस करती हूँ इसलिए हो जाता है, लेकिन अभी भी मतलब एक आधा 2 हफ्ते से सर वो मुझे चल ही रहा है। तो तुम्हारी ये जो बिहेवियर इतना जल्दी थोड़ी बदल जाएगा, ये तो मुश्किल काम होता है। ट्राई तो कर सकते हैं, तो ये मत सोचो कि तुम्हारा बिहेवियर एकदम बदल जाएगा दवाइयों से। हाँ, कोशिश ही कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है सर। नहीं, मैं दूर बोल रहा हूँ। मतलब ये है कि बिहेवियर इतना आसानी से नहीं बदलता है। हाँ, सिर्फ हम ट्राई कर सकते हैं इसको करने के लिए कुछ। हाँ सर, है ना, क्योंकि ये सारी तो अपने को विल पावर से भी समझ के चीजें करनी होती है, इससे भी बहुत कुछ बदलता है। मतलब आपको ये चाहिए कि भी थोड़ा सा मेरे को मदद मिल जाए ताकि मैं बदल पाऊँ इसको, ऐसे लगता है। हाँ सर, मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं समझती हूँ कि अब मुझे लोगों में कमियां ढूंढने से बेटर है कि मैं अपनी कमियों को थोड़ा सा उसको पॉजिटिव में करने की कोशिश करूँ सर। और मुझे लगता है कि वो होम्योपैथी हेल्प कर सकती है, बिकॉज मैं समझती हूँ ना सर कि क्या क्या सिम्टम्स होने लगे मुझे ये सब चीजें, और बहुत ज्यादा तरीके से होने लगे। तो मैं खुद को संभालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव फेज में चली जाती हूँ, मैं समझती हूँ, मतलब एक्सट्रीम में चली जाती हूँ सर। उसमें नहीं जाना चाहती, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारे को थोड़ा बहुत में। हाँ सर, वो सपोर्ट तो सर मुझे पहले से ही मतलब लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि लोग मुझे पैम्पर कर ले या फिर ये, लेकिन मुझे ऐसा रहता है कि अगर मैं कोई चीज किसी को समझा रही, जैसे आप अभी समझ रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैं बोल रही हूँ और आप समझ रहे हो मुझे, बस इतना ही चाहिए सर मुझे। अच्छा। तो फिर तुम अभी में प्लेटिना, पहले प्लेटिना ले सकते, बाद में देखेंगे। सर प्लेटिना 200 ले लूँ, 30 ले लूँ? नहीं, तुमको जो ऐसे लग रहा है कि मुझको सहारा मिल रहा है इस तरह से बात करके, हाँ, है ना, ऐसे ये लग रहा है।
हाँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बात करके भी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं जो बोल रहा है सामने वाला कोई तो जो मुझे समझे, मतलब समझे मुझे कोई सामने वाला बनना, मैं जो बोल रही हूँ ये नहीं कि मतलब अपने ही उसमें दूसरी चीजें लेके आ जाए, बस इतना ही चाहिए मुझे। अच्छा चलो प्लेटिना मत लेना, प्लेटिना से नहीं होगा नहीं ना प्लेटिना से। तो तुम ऐसे करो ना, फिर जैल्सीनियम लो अभी। अच्छा ठीक है सर। है ना, जैल्सीनियम लेते रहो ना, लेने का मतलब 1 डोज डेली, 1 हफ्ता तो लो कम से कम। हाँ सर, कितना दिन लेगी? 1 हफ्ते तक 1 डोज जैल्सीनियम 200, 1 डोज डेली 1 हफ्ते तक कम से कम लो। ठीक है सर। ठीक है, तो हम लोग ना पेमेंट के बिना नहीं काम करते, मैं पेमेंट लेता हूँ हमेशा सभी से। करेक्ट सर, मैं एक्चुअली मैं वही बीच में बोलना चाहती हूँ, बोली नहीं, अब तक बोल ही रहे, उसके बाद में बोलती हूँ। नहीं, बाकी को तो हम पहले बात करने से पहले ही मैसेज कर देते हैं। अच्छा, इतनी बात थोड़ी करते हैं किसी से, तो फोन आते ही पहले हम उसको मैसेज करते हैं, अपनी फीस का जब अकाउंट में आ जाती है फीस तब बात करते हैं, ये सिस्टम होता है। चलो मैं अभी आपको भेजता हूँ। हाँ सर, आप मुझे अकाउंट नंबर में आपको मैं अभी भेज दूंगा। हाँ सर, मुझे पूछना था सर, मैंने सुना था कि आप कुछ मतलब क्या बोलते हैं सर, एक्चुअली हाँ हाँ सर, एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी कि जैसे आप इंस्टॉलमेंट में भी ले लेते हैं या फिर पैकेज भी कुछ है ना सर आपका, क्योंकि मेरी देखा 6 महीने का पैकेज है 10,000 का। ओके, उसमें जितनी बात करनी है कर लो। हाँ, और ऐसे फर्स्ट कंसल्टिंग का कितना होगा सर? पर कंसल्टेशन 500 है, फर्स्ट 3,000 है। ओके, तो सर मैं पैकेज ही लेना चाहूँगी। हाँ पैकेज ही ले लो, उसमें तो भी तुम्हें बहुत बार बात करनी पड़ेगी मेरे को। हाँ ठीक है सर। और अगर मैं अपनी बेटियों को भी कंसल्ट, तो वो पैकेज में इंक्लूडिंग रहेगा ना सर? नहीं, एक बंदे का होता है, सारे परिवार का थोड़ी होता है। नहीं मतलब कि अच्छा ऐसा है सर। ओके, क्योंकि मैं ज्यादा बीमार नहीं पड़ती, मेरे बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते, तो मैं सोची थी उनके भी पैकेज ले लूँ। उनके लिए ले लेना, अपने लिए कंसल्ट कर लेना, जैसे अभी आप कुछ करोगे तो एक का डिसाइड कर लेना। अच्छा ठीक है, चलेगा। मैं अभी तो आपको दे देती हूँ, फिर मैं बाद में डिसाइड कर लूँगी। हाँ डिसाइड कर लेना। और अभी बच्चों का अगर ज्यादा फ्रिक्वेंटली जरूरत पड़ती है देखेंगे, आपको कोई नहीं, तीनों का ले लेना, मैं कर दूंगा कुछ ना कुछ आपके लिए रियायत। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, जो सूटेबल होगा आपको कर देंगे। ठीक है, इतना ज्यादा रियायत हो जाएगी, वरना मैं तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं करता हूँ किसी से भी रियायत। ठीक है सर, चलेगा, मैं कर लूँगा। ठीक है सर, मेडिसिन तो आप अपने पास से ले लेंगे। हाँ मेडिसिन तो है सर मेरे पास। ठीक है, मैं भी भेजता हूँ। ओके सर, भेज दीजिए। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। पेशेंट के साथ हुए इस वार्तालाप को मैंने तुरंत ही रूब्रिक्स में बदला। रूब्रिक्स बदलना एक मैकेनिकल क्रिया नहीं है, इसमें पेशेंट की भावनाओं को समझकर उन भावनाओं को रिपर्टरी की भाषा में बदलना होता है, तो उसको रूब्रिक कहते हैं। तो वो चाहे 2 रूब्रिक हों चाहे 20 रूब्रिक हों, जो एक सेट है रूब्रिक्स का, वो सेट जो पेशेंट की भावनाओं को हूबहू व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको रूब्रिक, कैरेक्टरिस्टिक रूब्रिक ऑफ द केस कहते हैं। तो उनको लेना ज़रूरी है, तभी हम केस को ठीक ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, पेशेंट को राहत दे पाएंगे, न केवल राहत दे पाएंगे बल्कि उसको क्योर कर पाएंगे, उसकी पर्सनैलिटी को बदल पाएंगे। तो अब मैं आपके सामने वो रूब्रिक बताता हूँ जो मैंने इस पेशेंट से बात करने के बाद लिए। Ailments from fright. Ailments from fright, ordeal of an anticipation dentist physician before going to, clinging child, grasp the nurse when carried, confidence, want of self confidence, अभी मैं वो confusion of mind, muscles, जो मैंने refuses to obey the will, और जो attention is turned away, और जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ameliorated being, स्टडी पर्पज के लिए मैकेनिकल रूप में लिए गए हैं।
तो उनका उतना महत्व नहीं होता है दवाई देते समय जितना कि उनमें से कुछ रूब्रिक का होता है जो कि पेशेंट की भावनाओं को एग्जैक्टली डिपिक्ट करते हैं। तो वो रूब्रिक मैं अब आपके सामने दे रहा हूँ। ये वो रूब्रिक हैं जो मैंने प्रिस्क्राइबिंग के लिए लिए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है लाइट डिज़ायर फॉर, दूसरा है एंग्जाइटी अपीयरिंग इन पब्लिक प्रॉम, तीसरा है कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे, चौथा है हेल्ड अमलियोरेटेड व्हेन हेल्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट ऑफ एन ऑर्डियल। पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद कुछ ही मिनट के बाद पेशेंट ने फ़ोन करके बताया कि वो अपनी काफ़ी हद तक ठीक है। तो मैं अभी उस पेशेंट की आवाज़ सुना रहा हूँ कि हमारी दवाई का कितना अच्छा और जल्दी असर हुआ। हेलो। हेलो, हाँ सर बोलिए। तुम्हें क्या हुआ, क्या अच्छा लगने लगा? सर एक्चुअली मैं अभी सोच नहीं रही हूँ वो सारी चीजें, मैं ध्यान दे रही हूँ। नहीं, दवाई तुमने खा ली? हाँ दवाई मैंने, सर आपने बोली तभी मैंने ले लिया। अच्छा, नहीं हाँ। तो उससे मतलब अच्छा क्या लगा तुम्हारे को, जो जानना? सर एक्चुअली मैंने आपसे बात किया ना तो 30% मुझे तभी थोड़ा रिलीफ लगने लगा कि अच्छा। हाँ। उसके बाद में फिर मैंने मेडिसिन लिया तो वे जो सोच रही थी, जो थिंकिंग प्रोसेस था कि ऐसे है वैसा है, वो सब चीजें बंद हो गई। और अब मेरा कंसंट्रेशन जो मुझे मेन था कि मेरे पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगे, तो वो अब वहाँ पे है और कहीं मेरा ध्यान नहीं जा रहा है सर, तो मुझे वही चाहिए था। चलो ठीक है, जो चाहिए था वो मिल गया ना? हाँ सर मुझे मिल गया। ठीक है ठीक है। और ठीक है, मेरे को यही पता लगना था तो दवाई एक्यूरेट है ना? तुमने देखा ना कितना फास्ट हमारी दवाइयाँ चलती है। सर बिल्कुल सर। होम्योपैथिक दवाई कितनी फास्ट चलती है, इतना तो मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया की पैथी करती है। यस सर। होम्योपैथी में तो बिल्कुल नहीं होता कहीं पर भी ऐसा। चलो अच्छा है, जब कोई जरूरत हो तो बात करो। ठीक है सर, चलेगा। थैंक यू सर। इस पेशेंट ने 2-3 दिनों के बाद फिर मुझको फ़ोन किया और अपना हालचाल और आगे की बातें बताई। तो मैं अभी आपको वो सब बातें भी सुनवा रहा हूँ। कर पाई, मैं अपनी बेटी को छोड़ने गई थी स्कूल। चलो हाँ सर मैं आपसे बात कर सकती हूँ ना 10 मिनट? हाँ हाँ हेलो। हाँ करो करो। सर एक्चुअली ना मुझे मतलब मैंने आपको 10,000 दिया, वो आ गया ना सर आपके अकाउंट में? हाँ आ गया था, मैंने तो आपको मैसेज किया। सर एक्चुअली मुझे उसी के बारे में बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि अभी तो मैं ठीक हो गई हूँ और मैसेज भी कर दिया था सर मैंने। क्या हो गया था तुम्हारा? क्या ठीक हो गई हो? सॉरी सर, क्या कह रहे हो, क्या हो गया? सर जैसे मैंने एक ही डोज दिया था उस दिन और कल एक्चुअली मेरे मेंसेस आए थे। हाँ। तो उसके लिए मुझे बहुत पेन हो रहा था, इसलिए मैं आपको फोन कर रही थी। तो उसके बाद में फिर अभी तो ठीक है सर, 2 दिन हो गया, अभी तो कम हुआ, तो अभी पेन नहीं है मुझे। तो मैंने 2 ही दिन लिया फिर जल्द। अभी मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं कंटिन्यू करूँ सर, क्योंकि अभी ठीक लग रहा है मुझे। तो मुझे लेना चाहिए क्या सर मेडिसिन? नहीं ज्यादा नहीं लेनी होती है। नहीं ना सर, आपने बोला था एक वीक लेनी है 1 डोज। नहीं वो तो मैंने इसलिए कहा था, अगर नहीं कॉन्फिडेंस बनेगा तो 1 वीक लेनी है। मतलब जब रिएक्शन हो जाती है, मेडिसिन की एक्शन आ जाती है, तो फिर उसको चाहे वो 1 डोज के बाद ही बंद कर दो। हाँ हाँ अच्छा तो मतलब ठीक क्या क्या लगा है? मतलब मैं अपना नॉर्मल रूटीन काम कर रही हूँ, कहीं पे डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है सर, मतलब हैप्पी हूँ मैं। हाँ ठीक। हाँ। तुम्हारी डेट का क्या कह रहे हो मैम? से पहले पेन होता था? पहले भी पेन होते थे सर मुझे, मतलब फर्स्ट डे जब भी आता है तो जस्ट शो रहता है थोड़ा सा, उसके बाद में दूसरे दिन तो नहीं आएगा, फिर थर्ड डे से स्टार्ट होता है मुझे। और ज्यादातर रात में ब्लीडिंग होती है और फिर पेन भी होता है, और इतना मतलब मुझे इतना दर्द होता है बैक पूरा, मतलब पूरा पैर के नीचे तक, मतलब पीछे की तरफ में ज्यादा दर्द होता है सर मुझे। मतलब पूरा बैक से लेके मतलब हिप रीजन तक पूरा प्रेस करते हैं तो उससे मुझे रिलैक्स होता है। मतलब मैं उनको बोलती हूँ कि तुम एक
एक दो दिन तो मैं उनको थोड़ा हेल्प ले लेती हूँ उनसे, हाँ हाँ। क्योंकि वो रात में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है सर, मुझे बैठे रहती हूँ तो बैक में भी दर्द होता है मुझे। तो इस बार अभी हो रहा है उतना ही? हाँ सर। इस बार भी उतना ही हो रहा है? हाँ, वो तो उतना ही रहा था सर, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे तक मुझे होता है, फोर्थ डे में निकल जाता है सर पेन मेरा। हाँ। तो आज से मेरा फोर्थ डे है, तो फिलहाल अभी पेन नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन कल बहुत हो रहा था। हाँ, उम्मीद है अगली बार कम होगा शायद ये, क्योंकि तो सभी चीजों को सुधारती है ना, जब दवाई अगर प्रॉपर होती है तो सब हाँ। चीजों को सुधारती है। तो पेन में भी अच्छा। शायद फर्क आ जाएगा। अच्छा, एक्चुअली सर मैं सोच रही थी कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लेना शुरू कर दे तो बेटर है। नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ही होती है ना दवाई, तो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल ही होती है, अलग से थोड़ी होती है कि एक्यूट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ हाँ। तो आपकी बीमारियां कहाँ पूछी थी हमने? बीमारी थोड़ी पूछी थी मैंने आपसे। हाँ हाँ तो हाँ फिर हाँ सर, मैं समझ रही हूँ सर। हाँ, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हो तो गई। करेक्ट सर, कॉन्स्टिट्यूशनल ही हो गई फिर तो। हाँ, उसमें हम लोग नहीं देखते हैं कुछ भी, ये सारे जो कहानी बना रखे हैं ना उन्होंने कि वो माइजम होना चाहिए और मोडेलिटीज होनी चाहिए, जर्नलिटीज होनी चाहिए, फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए, और पता नहीं क्या क्या बना रखा है, पास्ट हिस्ट्री होनी चाहिए। एक फॉर्मेट है ना हमारे जो प्लांट एनिमल, हाँ हाँ वो प्लांट सब है, एनिमल है या मिनरल है। वो हम कहाँ देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हम तो। हाँ कोई सर, मैजम शायजम कुछ भी नहीं देखा ना हमने तुम्हारा, ना पूछा, करेक्ट सर। तो फिर एकदम असर हुआ। हाँ सर। तो फिर हमारा जाके ठीक हुआ ना। हाँ सर, वो आपने तो सही बोला, और वही सिस्टम सर अभी फॉलो भी हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा। हाँ अच्छा है सर, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो सिस्टम। हाँ। आप समझ रहे हैं ना सर कि क्या बोलना चाहते? हाँ मैं समझ। तो एक मैसेज कर दूंगी, आप फ्री नहीं रहोगे तो मैसेज फिर मैं वैसेज नहीं आपको करना, मैं मैसेज नहीं देख पाता हूँ ना, मैं औरों में बिजी लगा रहता हूँ, तो फिर फोन थोड़ी उठाता हूँ मैसेज, तो कॉल आ गई तो उठाना ही होता है। अच्छा, तो मैसेज नहीं पढ़ता हूँ ज्यादातर, मैं बहुत ही कम, कभी मरीज नहीं हुए तब जाके मैसेज खोलता हूँ। अभी हम जो रूब्रिक लिए गए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आगे आने वाले केसेस में भी हम आराम से इनको लगा सकें। तो पहला रूब्रिक लिया था हमने, लाइट डिज़ायर फॉर, मतलब रोगी को प्रकाश चाहिए, उसको इच्छा होती है प्रकाश की। इसका मतलब है कि जितना भी जो प्रकाश होता है वो व्यक्ति के जीवन में खुशी और राहत प्रदान करता है, यानी व्यक्ति के जीवन को एकदम सहज बना देता है। जैसे कहना चाहिए दुख और परेशानियों का बोझा उसके मन से हट जाता है। इससे व्यक्ति के जो आंतरिक इससे प्रसन्नता होती है। अब वैसे इतना ज़्यादा मैं इस रूब्रिक को यहाँ पर विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस रूब्रिक पर मैंने एक अलग से बहुत लंबा वीडियो बनाया हुआ है, तो मेरे चैनल में आप उसको ढूंढ लें, लाइट डिजायर फॉर नाम के से रूब्रिक है, और वहाँ से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैं अपना फोकस केवल इस केस तक सीमित रखता हूँ। तो ये जो लड़की जो मेरे को फ़ोन कर रही है, ये भी मुझे पहले सेमिनार के माध्यम से तो जानती है, मेरे वीडियो भी देखे हैं इसने, तो उस कारण से इसके मन में मेरे लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। जैसे और डॉक्टर्स जो होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी होते हैं, उन्हीं की तरह ये श्रद्धा रखती है, जैसे वो लोग मिलना चाहते हैं। तो इसके दिल में भी बहुत दिनों से मुझसे मिलने और बात करने की इच्छा बनी हुई थी। अब जो लंबे समय से एक इच्छा बनी होती है हमारे दिल में, उस इच्छा को हम इच्छा नहीं कहते बल्कि लालसा कहते हैं, लालसा, लॉन्गिंग। तो ये एक ऐसी अतृप्त इच्छा होती है जिसका पूरा होने पर, मतलब पूर्ण होने पर व्यक्ति को अत्यधिक प्रसन्नता महसूस होती है। परंतु जो प्रसन्नता हो रही है, उस प्रसन्नता को व्यक्ति सबके सामने शब्दों में बोलकर वर्णित नहीं कर सकता है, परंतु इस इच्छा के पूरा होते ही व्यक्ति का मन बहुत हल्का हो जाता है, यानी लाइट हो जाता है। क्योंकि जो एक बोझा था, इच्छा का दबाव था उसके मन पर, वो इच्छा पूरी होने के बाद वो व्यक्ति के मन से हट जाता है और व्यक्ति को बहुत अधिक राहत महसूस होती है।
इस डॉक्टर के शब्दों में जो मैं बता रहा हूँ अभी, सर मैंने YouTube पर आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं और मुझे उन वीडियो को देखकर बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है कि मैं भी आपकी तरह महान होम्योपैथिक डॉक्टर बनूं। अब मतलब इस लड़की के लिए मैं एक सोर्स ऑफ लाइट मतलब प्रकाश पुंज के समान हूं। सर आप इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते हो कि मैं पहली बार आपकी आवाज़ सुनकर मुझको कितनी अधिक प्रसन्नता महसूस हो रही है। अब लड़की खुशी से जैसे गदगद हो रही है। तो यही लाइट है, यानी मैं उसके लिए लाइट के समान हूं। सर आपकी आवाज़ सुनकर ही मेरी आधी से ज़्यादा समस्याएं समाप्त हो गई हैं। अब ये समस्याएं समाप्त होने पर व्यक्ति को राहत महसूस होती है, व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है, मतलब लाइट हो जाता है। तो इसी को हम लाइट डिजायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर मैं चाहती हूं कि मेरे अंदर भी एक आत्मविश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए। अभी तो मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाती हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि अगर उसके अंदर आत्मविश्वास पूर्ण रूप से आ जाएगा तो वो सहजता से सभी लोगों से बात कर पाएगी। लोगों से अब बात करते समय उसको कोई भी परेशानी होगी नहीं, तो उसका मन स्वतः ही हल्का फुल्का रहेगा। तो मतलब है कि लाइट रहेगा, हल्का फुल्का माने लाइट रहेगा। इसलिए हम रोगी की इस भावना को लाइट डिजायर फॉर नामक जो रूब्रिक है हमारा, उसमें बदल सकते हैं। तो अभी जो दूसरा रूब्रिक मैंने लिया है इसका, एंग्जाइटी पब्लिक अपीयरिंग इन पब्लिक फ्रॉम। तो इस रूब्रिक का अर्थ हुआ कि लोगों के सामने वह स्वयं को सहज माने कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी भी सुखद अनुभूति नहीं रखता है, वो कुछ अनकंफर्टेबल सा रहता है। परंतु व्यक्ति अगर सभी से सहजता से बात कर पाएगा तो उसके मन पर कोई बोझा नहीं रहेगा या कोई असहजता का जो दबाव उसके मन पर वो महसूस नहीं करेगा। वो स्वयं को हल्का मतलब लाइट महसूस करेगा। अब रोगी के शब्दों में क्या था, सर मैं लोगों के बीच में काफी नर्वस महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता रहता है कि लोग मुझको ही देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद मैं मौके के हिसाब से ठीक ढंग से व्यवहार नहीं कर पा रही हूँ, कुछ अटपटा सा व्यवहार कर रही हूँ मैं, शायद इसीलिए लोग मुझे लगातार देखते रहते हैं। तो इस प्रकार सबके बीच में मेरा जो आत्मविश्वास है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब व्यक्ति में ऐसा तब होता है जब व्यक्ति में पहले से ही आत्मविश्वास की कमी हो, उसी वक्त नहीं खत्म होता है उसका। तो तीसरा रूब्रिक जो हमने लिया है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे। तो इस रूब्रिक का अर्थ है कि व्यक्ति के दिमाग में एक भ्रम मतलब कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, और जब व्यक्ति का ध्यान अपने ऊपर से हटकर कहीं और चला जाता है तो जो उसकी मांसपेशियां मतलब मसल्स है उसकी इच्छा के अनुसार वो बर्ताव नहीं करती है। अब ये रूब्रिक पूरी तरह से गलत है। डॉक्टर कैंट साहब के मूल रूब्रिक यानी जो ओरिजिनल रूब्रिक था उसको ये सॉफ्टवेयर वालों ने बदलकर पूरी तरह से बदल दिया है, एक गलत ढंग से फ्रेम कर दिया है। तो जो कैंट रिपर्टरी में दिया गया रूब्रिक है वो ही ठीक है। तो रूब्रिकों को इस प्रकार बदलकर, अब वैसे तो अज्ञानता वगैरह से उन्होंने बदला होगा, तो रिपर्टरी बिल्कुल खराब होती जा रही है, ये खराब हो रही है। तो इसलिए जो भी रूब्रिक बदलने वाले लोग हैं या नए रूब्रिक बनाने वाले लोग हैं, उन सभी से ये मेरी प्रार्थना होती है कि उस रूब्रिक के साथ अगर वो किसी तरह से कोई एक्सप्लेनेशन अपने सॉफ्टवेयर में डाल दें कि ये रूब्रिक हम इस कारण से बदल रहे हैं, या जो रूब्रिक हम ऐड कर रहे हैं उसका हमने ये मतलब समझा है, तो जो भी आगे आने वाली पीढ़ी है वो समझ जाएगी कि आप क्या कहना चाहते हो। नहीं तो व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उस रूब्रिक का अर्थ निकालेगा और वो मेडिसिन की पूरी अंडरस्टैंडिंग ही खत्म हो जाएगी। तो
अभी हम पहले इस रूब्रिक की जो सूक्ष्मता है को उसको बहुत ही संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। तो इस रूब्रिक में कंफ्यूजन ऑफ माइंड मुख्य रूब्रिक दिया गया है। तो कंफ्यूजन व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर यानी इंटेलेक्चुअल लेवल पर होता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा होता कि सही क्या है गलत क्या है। वो दो स्थितियों के बीच में, दो चीजों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो क्रियाओं के बीच में इन स्पष्ट रूप से सबको एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर पाता है। अब ऐसा करने में उसकी इच्छा शक्ति मतलब विल पावर का कोई भी रोल होता नहीं है। परंतु इस मुख्य रूब्रिक जो मेन रूब्रिक है कंफ्यूजन ऑफ माइंड, उसके नीचे दिए गए जो सब रूब्रिक है उसमें इच्छा शक्ति विल की बात कही गई है। तो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं कि जब उसकी अटेंशन मतलब रोगी का ध्यान किसी और जगह चला जाता है, अटेंशन इज टर्न अवे मतलब एक जगह से हटके मसल से हटके कहीं और जाता है। तो जिस जगह अटेंशन होना चाहिए वहां से हटकर किसी और जगह चली जाती है। तो इस रूब्रिक के अनुसार अगर अटेंशन मतलब कि व्यक्ति का पूरा ध्यान उसकी अपनी मांसपेशियों से हटकर कहीं और चला जाए किसी भी कारण से, तो उसकी मांसपेशियां उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। इससे व्यक्ति के दिमाग में कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो ये बेसिकली रूब्रिक ठीक नहीं है। तो ये उसके अंदर तो केवल इच्छा शक्ति अर्थात विल की बात कही गई है। तो मतलब कि व्यक्ति जब तक अपना पूरा ध्यान अपनी मांसपेशियों पर, मांसपेशियां मतलब जिस क्रियाओं को वह करना चाहता है उस पर लगाकर रखता है, तब तक ही वो मांसपेशियां उसकी इच्छानुसार कार्य करती हैं। जैसे व्यक्ति एक लेटी अवस्था में लेटा हुआ है, अब वो उठना चाहता है, बैठना चाहता है, तो व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान अपनी ही तरफ रखना पड़ता है, वो तभी उठ पाता है। परंतु अगर उसका ध्यान कहीं और चला गया किसी भी कारण से, कोई बातों में लगा लिया किसी ने, तो फिर वो स्वयं को खड़ा नहीं कर पाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। हालांकि ये उदाहरण बिल्कुल बीमारी के हिसाब से तो फिट नहीं बैठता, बीमारी की अवस्था वाली स्थिति नहीं है, पर रूब्रिक को समझने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे एक व्यक्ति जिसको बहुत तेज मतलब टॉयलेट जाने की बहुत प्रेशर बना हुआ है, परंतु अब शौचालय खाली है नहीं, तो शौचालय खाली होने के इंतजार में वो अपना पूरा ध्यान अपने स्वेच को नियंत्रित करने में लगाए रखता है। उसको डर होता है कि उसका ध्यान जरा सा भी इधर उधर कहीं गया तो कहीं शौच यानी स्टूल निकल ना जाए, उसका नियंत्रण उसके ऊपर से खत्म ना हो जाए, और ऐसा अगर हो जाए तो निकल भी जाती है। तो इस स्थिति को हम दो रूब्रिकों में बदल सकते हैं। अब ये वर्णन केवल रूब्रिक को मैंने समझने के लिए दे रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि रोगी में लगाया जाएगा। तो मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे, दूसरा लाइट डिजायर फॉर, और तीसरा फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन किसी प्रकार से भी नहीं है। अब जो ये रोगी है, ये डॉक्टर महिला है, ये भी एक ही बात कह रही है कि मैं लोगों के बीच अपना आत्मविश्वास खो देती हूं, इससे मेरे शरीर के अंग शिथिल पड़ जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस महिला को सब कुछ स्पष्ट रूप से मालूम है, इसके दिमाग पर कंफ्यूजन कहीं नहीं है। ये कह रही है कि जब ये लोगों के मध्य होती है, यानी लोगों से बात करे, एक क्राउड के बीच में होती है, तो अपना आत्मविश्वास खो देती है, जिस कारण से इसके अपने अंगों पर नियंत्रण नहीं रह पाता, वो ढीले पड़ जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब इसका ध्यान अपने ऊपर से हटकर अन्य लोगों पर जाता है, जो कि एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब हम दूसरों से मिल रहे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान दूसरों पर ही होता है, अपने ऊपर भी होता है, पर बहुत सारा हिस्सा ध्यान का दूसरों पर जाता है। तो इसकी मांसपेशियां या कहें कि सभी अंग से शिथिल पड़ जाते हैं। तो इसलिए यह महिला उस व्यक्ति से बात करके सहज और चुस्त मतलब प्रसन्न महसूस नहीं कर रही होती, एक नर्वस सी हो रही होती है।
जो कि इसकी बात को समझ रहा होता है। तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई वो नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर रहा होता, और ना ही इस महिला को उस व्यक्ति से किसी नकारात्मक कोई कमेंट आने की कोई आशा होती है। मतलब उस व्यक्ति से बात करते समय इस महिला के दिमाग पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता है, पर अटेंशन सामने वाले के ऊपर होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो इस पे बिल्कुल इसकी बात को समझे, यानी इसके ऊपर कोई प्रेशर न डाले, तो फिर उस समय ये बिल्कुल सहज होती है, पूरे अच्छे से बात कर पाती है। तो इस स्थिति को हम दो रूब्रिक में बदल सकते हैं, एक लाइट डिजायर फॉर और दूसरा रूब्रिक हुआ लाइट डिजायर पॉजिटिव लाइट। मतलब ये मुझसे बात करते करते बार बार कह रही थी कि मैं सर आपसे इतने आराम से अपने मन की बात कर पा रही हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यही जैल्सीमियम रोगी के लिए पॉजिटिव लाइट है, जबकि यह अपनी सास के सामने अपनी बात नहीं कह पाती है, क्योंकि इसके मन पर सास का एक दबाव बना रहता है। अर्थात वहां से ना तो इसको लाइट मिल रही है और ना ही इसका ध्यान सास से हटके स्वयं की तरफ जाता है। तो यानी कि इसका ध्यान अटेंशन स्वयं से हटकर सास पर चला जाता है, जिसके कारण इसकी अपनी मांसपेशियों पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है, और यही जैल्सीमियम रोगी का विशेष लक्षण है। एक और रूब्रिक हमने लिया था हेल्ड, एमलियोरेटेड, बीइंग हेल्ड। इस रूब्रिक को अगर कोई इसका मतलब हुआ कि अगर व्यक्ति को सहारा दे तो उसको अच्छा लगता है, मतलब कि वह किसी और की शक्ति के सहारे ही आगे बढ़ पाता है। तो सहारा किसी कमजोर को शक्तिशाली के द्वारा दिया जाता है। जैसे कोई पौधा वगैरह है, वो एक तरफ झुक रहा है, तो हम उसको सीधा खड़ा रखने के लिए किसी मजबूत डंडे आदि के साथ बांध देते हैं। अब यहाँ पर डंडे ने उस पौधे को सीधा खड़ा रखा हुआ है, यानी डंडा हटाया और पौधा नीचे गिरा। तो एक छोटा बच्चा है, जब वो खड़ा होना सीखता है तो बहुत वो लड़खड़ाता है, परंतु उसको जरा सा भी सहारा दे दिया जाए तो फिर वो आराम से सीधा खड़ा रह पाता है या चल पाता है। तो मतलब कि हेल्ड उसी चीज को करा जाता है जो कि स्वयं इतनी शक्तिशाली नहीं है कि अपने ही दम पर खड़ी रह पाए या बढ़ पाए या चल पाए या तरक्की कर पाए वगैरह वगैरह। अब ये लड़की भी कह रही थी कि सर मैं अभी आपसे इतनी सारी बातें बिना झिझक के कर पा रही हूं, क्योंकि मुझको लग रहा है कि आप मुझको समझ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे तो उसको मेरे द्वारा किसी भी जो नेगेटिव कमेंट की उम्मीद नहीं है। मतलब एक प्रकार से वो बोलते समय उस पर मेरे विश्वास की जो शक्ति है उसका सहारा उसको मिल रहा है। तो इसी कारण वह अपने जो वार्तालाप है मेरे से बात कर रही है उसको वो जारी रख पा रही है। जैसे तो उसको जैसे मेरा एक प्यार भरा स्नेह वाला सहारा उसको बोलते रहने की शक्ति प्रदान कर रहा है। इसी कारण वो बिना झिझक इतना खुल के बोल पा रही है। और मेरा जरा सा भी अगर उसको नेगेटिव एक्सप्रेशन कहीं पता लग जाए तो तुरंत उसका विश्वास एकदम डगमगा जाएगा, जिस कारण वो आगे स्पष्ट रूप से बोलना फिर जारी नहीं रख पाएगी, यानी अटेंशन उसका खत्म हो जाएगा। तो अतः इस रूब्रिक को जो जीस्ट है, सार है, ये हुआ कि वह स्वयं को ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिए उसको किसी मजबूत प्यार भरे सहारे की आवश्यकता पड़ती है। यह सहारा भी किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि किसी प्रकार की दवाई का नियमित रूप से सेवन करने की आवश्यकता होना। मतलब जैसे कोई डिप्रेशन का रोगी है, अब वो उसका मूड अपना उल्टा सीधा होता रहता है या बिल्कुल डाउन चला जाता है, तो अब उसको अपना मूड अच्छा रखने के लिए किसी ना किसी दवाई का सहारा लेता है। अगर दवाई खाता है तो वो आगे चल पाता है, अगर वो नहीं खाता तो फिर बिल्कुल डिप्रेस होकर लेट जाता है वो। तो अगर उसकी शक्ति एक किस्म की खत्म हो जाती है,
तो अगर वो लोग दवाई ना खाएं तो वो ठीक ढंग से नहीं चल पाते। एक और लेते हैं, इसी प्रकार कुछ लोगों का दूसरे के द्वारा जब प्रशंसा मिलती रहती है तो वो अपना काम कर पाते हैं। प्रशंसा का जरा सा भी अभाव उन लोगों के काम करने की हिम्मत को तोड़ देता है। कुछ लोगों को जब तक प्रसिद्धि मिलती रहती है, यानी फेमस होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो उन लोगों में एक जोश बना रहता है, तो वो लोग अच्छा प्रदर्शन और भी अच्छा प्रदर्शन करते चले जाते हैं। मतलब जो उनको जो प्रसिद्धि की जो एक शक्ति है, उस प्रसिद्धि के सहारे वो खड़े होकर अपना टैलेंट दिखाते हैं। लेकिन जैसे प्रसिद्धि खत्म हुई, कमी आने लगी, लोगों ने तारीफ नहीं करी, तो वो जो सहारा मिल रहा था प्रसिद्धि का, प्रशंसा का, वो अगर मिलना बंद हो जाए तो फिर इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत डाउन चली जाती है। यानी वो अपने को फिर बिना प्रशंसा के खड़ा नहीं रख पाते हैं। तो अपनी इस कमजोरी का व्यक्ति को पूरा एहसास होता है। इसी कारण से वो किसी न किसी प्रकार की सपोर्ट के सहारे चलता रहता है। इसी कारण अब ये जो लड़की है, जो डॉक्टर मेरी मरीज है, वो बोल रही है कि सर हमें दूसरों में दोष ढूंढने की अपेक्षा या दूसरों को दोष देने की अपेक्षा स्वयं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मतलब इस लड़की को अपनी कमजोरी का एहसास है, इसलिए वो अपनी इस कमजोरी को हटाकर स्वयं को बलिष्ठ, शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रही है, बात कर रही है, ताकि वो स्वयं अपने बल पे खड़ा रह सके, ना कि किसी के द्वारा इसको होल्ड किया जाए, होल्ड किया जाए, इसको सहारा देके खड़ा रखा जाए, सहारा देके इसको चलाया जाए। तो ये ऐसा नहीं चाहती है। ये आगे क्या कहती है देखिए, सर जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ तो मैं अगर ये महसूस करूँ कि सामने वाला मेरी बात को समझ रहा है, मैं तब तक ही उससे ठीक ढंग से पूरे आत्मविश्वास से बात कर पाती हूँ, तभी मैं स्वयं को सहज महसूस कर पाती हूँ। सर मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि ऐसा कोई तो हो जो मेरी बात को अच्छे से समझे। मतलब ऐसा व्यक्ति उसके मनोबल को एक सहारा देता है, यानी हेल्ड करके रखता है तो इसका रूब्रिक हुआ हेल्ड, अम्लियोरेटेड बीइंग हेल्ड। अब ये वो स्थिति है जहाँ वह स्वयं को सहज, मतलब कि अच्छा, सहज, सुविधाजनक महसूस कर पाती है। रोगी की इसी भावना को इस रूब्रिक का मतलब कि लाइट डिजायर फॉर पॉजिटिव लाइट के रूप में हम लोग ले सकते हैं। एक और रूब्रिक मैंने लिया था, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, मतलब कि अचानक बहुत तीव्र प्रकार के डर के कारण होने वाली व्याधियां। अब ये लड़की बताती है कि शादी के तुरंत बाद उसकी सास से उसकी किसी बात को लेकर तकरार हुई। तब उसके भयानक और अटपटे व्यवहार के कारण मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जी। तभी से वो डर, सास का डर मेरे मन पर एक गहरे अंदर तक बैठा हुआ है। मैं अभी भी अपनी सास से बहुत ही ज़्यादा भयभीत रहती हूँ, और यह भयभीत रहना ही एक प्रकार की एलिमेंट है। ये डिजीज़ नहीं है, एलिमेंट, यानी जो उसको सहज नहीं रहने देती, उस चीज़ को एलिमेंट बोलते हैं। एक और रूब्रिक मैंने लिया था, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट ऑफ एन ऑर्डियल, यानी किसी भयानक यातना के सहते रहने का एक डर उसके दिमाग में होता है। पहले तो उस डर के कारण समस्या आई, और अब उसी डर को दोबारा ना हो जाए
द्वारा सामना ना करना पड़े, ये डर उसके दिमाग में हमेशा बना रहता है। मतलब कि डर के कारण व्याधियां उत्पन्न हो जाना, और वह डर भय उसके लिए आज भी एक यातना, मतलब बहुत ही कष्टकारी स्थिति बनी हुई है। आज भी वो अपनी सास से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है ये लड़की। सास से बात करना तक या बात करने की कल्पना करना तक इस लड़की के मन में सास का भय पैदा कर देता है। तो सास से बात करना बहुत ही कष्टकारी यानी यातनादायक, इसका मतलब ऑर्डियल है इसके लिए। क्योंकि शादी होते ही उसकी सास ने उसको डांटना डपटना शुरू कर दिया था। इसी कारण से आज तक वह अपनी सास से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। उसकी सास से बात करना भी उसके लिए एक यातना के समान कष्टकारी होता है। अब आप देखें, एक छोटे सा जो भी डिस्कशन फ़ोन पे रहा, इसी से हमने इसको सही किया है। तो इस प्रकार जो हम इस केस के माध्यम से हमने जैलसीमियम को थोड़ा सा आंशिक रूप से समझा है। ये इसकी पूरी पिक्चर नहीं है, पर एक छोटा एक ऐसा जीस्ट तो हमें जैलसीमियम का समझ आ गया है, जो कि किताबों में दिए वर्णन से काफ़ी अलग है और हर केस में हर स्थिति में हम लगा सकते हैं। तो आगे जो आप लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो रिपर्टरी और मैट्रिया मेडिका को अध्ययन करें और इस जैलसीमियम को गहनतापूर्वक समझने का प्रयास करें, जैसा भी वर्णन मैंने ऊपर दिया है उसके संदर्भ में। तो किसी भी औषधि जब इसके द्वारा जब कोई केस ठीक हो जाता है, तो उस केस को हमको पुनः विश्लेषण करना चाहिए कि इस दवाई के द्वारा, इस औषधि के द्वारा आखिर ये रोगी क्यों ठीक हुआ है। तो रोगी के जो भी शब्द हैं, हाव भाव, ये तो उनको रूब्रिकों में बदलने का प्रयास करना चाहिए, तभी पूरी तरह से वो दवाई हमको गहनता में समझ आती है। तो दवाइयों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ये नहीं है कि केस सही होने के बाद ही आप पढ़ाई शुरू करोगे। पढ़ाई तो पहले ही करनी होती है, अपने एनालिसिस वगैरह पढ़ पढ़ के अपने दिमाग में एक पिक्चर तो बनानी होती है कि रोगी कैसा, इस रूब्रिक का रोगी या इंसान कैसा बर्ताव कर रहा होगा। तो जब पहले अगर आपने नहीं बनाई होगी तो फिर मरीज के आने के बाद तो समझ नहीं आएगा। तो वो तो बनाना ही है। तो वो एक छोटा सा अंश अगर मिल जाता है आपको और आपका रोगी ठीक हो जाता है, तब फिर रोगी के पूरे व्यक्तित्व को देखकर उस दवाई को समझने का प्रयास करें। तो फिर और विस्तार से वो दवाई गहनता से आपको समझ आएगी। तो यही तरीका है जो मैं अपनाता हूँ, और आप चाहें तो इस तरीकों को अपनाकर दवाई की गहनता को समझ सकते हैं और होम्योपैथी में बहुत अच्छे फिजिशियन बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।